नमस्कार साथियों। आज से हम लोग अपना सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेड 1 के लिए। सैंपल पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं ताकि ये जो सैंपल पेपर है इसका आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। सबसे पहले ये कि इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो एज पर एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से होने वाले हैं। दूसरा, ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा एग्जाम में कई बार होता है किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन, किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं इस पैटर्न को भी फॉलो करूंगा। कोशिश करूंगा कि किसी के चैप्टर से एक दो क्वेश्चन ज्यादा करूं, किसी चैप्टर से एक दो क्वेश्चन कम, लेकिन सिलेबस को पूरा कंप्लीट करूंगा। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में किसी भी तरीके का पैटर्न, किसी भी तरीके का सवाल बने, आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर स्कोर करने हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट से, इस सैंपल पेपर से आपको यह फायदा मिलेगा कि आपको मालूम चलेगा कि आपका तैयारी का लेवल कैसा है। अगर मान लो किसी दूसरे चैप्टर से जो आपका अच्छा नहीं है उसमें बढ़िया सवाल पूछे जा रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर अगर मैं कोई क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं तो फिर अगर आपको वो नहीं आता है तो धीरे धीरे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। तो दोनों चीजें होंगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगा और आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला स्क्रीन आपके सामने आ गया है, सवालों को हल करेंगे। साथ के साथ मैं पैटर्न को भी बताता चलूंगा ताकि आप पैटर्न के हिसाब से, अगर एग्जाम में थोड़ा बहुत डेटा चेंज होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। तो अगर ये सवाल है तो ऐसे करना है, दूसरा सवाल है तो कैसे करना है उसको भी समझेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे सवाल आते हैं जहां पर यहां पर आपको एंगल मिलेगा, अल्फा है, बीटा है, थीटा है, लेकिन जो भी आपका आंसर दिया हुआ है इस आंसर में कभी भी थीटा या अल्फा या बीटा का जिक्र नहीं है। जैसे यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, इन सब की वैल्यू नहीं आ रही, नंबर में आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे सारे के सारे सवालों में आप एंगल की कोई भी वैल्यू अपने से रख सकते हो, सवाल में भी और आंसर में भी। अब देखो आंसर में तो एंगल है नहीं, तो मतलब आंसर जो आना है वो वही आएगा। सवाल में दो वेरिएबल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा और बीटा। देखो सेक है, टेन है, सेक टेन कॉट अगर रहे तो हमेशा इनके लिए सबसे बेस्ट जो एंगल रहता है वो रहता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कैलकुलेशन सबसे आसान बनेगा। वैल्यू पुट करने में 0 है, 30 है, 60 है, 45 है, 90 है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आपको ऐसी वैल्यू से स्टार्ट करना है जिससे आपको महसूस हो जाए कि पहले ही कैलकुलेशन आपका सबसे ज्यादा आसान रहने वाला है। 0 90 पे सेक 10 में हो सकता है कोई इनफाइनाइट बन जाए, तो उसको अपने को लेने ही नहीं, 45 से स्टार्ट करना है। अब सेक 45 का मान होता है √2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। टेन 45 का मान होता है 1, और अल्फा भी 45 ले लो, बीटा भी 45 ले लो। कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि अल्फा और बीटा बराबर नहीं हो सकते, तो दोनों को 45 ले लिया। टेन बीटा 45 हो गया 1, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 1, और इसका हमारा क्या है स्क्वायर, प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, दोनों एक है, एक का एक माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा, 45 का मान है, सेक 45 का मान है √2 स्क्वायर करेंगे 2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये खत्म हो गया, ये आपका 0 बन गया। 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, और यहाँ पे 2 माइनस 2, ये भी 0 है और ये भी 4 है, तो 4 माइनस 4 खत्म होकर क्या मिल जाएगा 0। और सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर 0 दिख रहा है, वो है बी ऑप्शन। तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। इवन तो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, एडजस्ट करके भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है जहां डी बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि बीसी 16 है, बीडी 11 है, एडीसी बीएसी के बराबर है, तो एसी की लंबाई किसके बराबर होगी। देखो ये सवाल का पैटर्न अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, सिमिलरिटी का केस बनेगा। देखो दो ही सिलेबस में दो ही चीजें हैं, एक सिमिलरिटी, एक पाइथागोरस है। हालांकि 2024 में जनरल ट्रायंगल से भी सवाल, एंगल से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए थे। तीनों कोणों का योग 180 होता है, इस पे कॉन्सेप्ट पे सवाल आए थे, तो वो बेसिक बातें आपको मालूम है। जो अपना सिलेबस का पार्ट है उसके हिसाब से सिलेबस सवाल है ये। मान लो ये हमारा हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया सी, और यहां कहीं पर है आपका डी। क्या कह रहा है कि कोण एडीसी बीएसी के बराबर है। तो पहले एडीसी बना लेते हैं, ए से डी को मिलाया, ये एडीसी। ये वाला जो कोण है ये कह रहा है किसके बराबर है, बीएसी के बराबर है, मतलब इस वाले कोण के बराबर है। अगर मैं बोलूंगा ये अल्फा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। अब देखो दो त्रिभुज बनेंगे, एक तो ये छोटा वाला एडीसी और एक बड़ा वाला एबीसी। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, कोण सी दोनों में बराबर हो गया, तो इसका तीसरा कोण और इसका तीसरा कोण, इसका तीसरा कोण कौन हो गया ये। अगर मैं इसको बीटा मानूंगा तो सिर्फ इतना कोण हमारा कितना हो जाएगा, बीटा। अब जो जो वैल्यू दी गई है साइड्स की उसको लिख लो। आपको ये मालूम चल गया कि छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, इनके सारे के सारे एंगल आपस में सेम है। अगर सारे के सारे एंगल आपस में सेम होते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। जो बराबर बराबर
एंगल हैं वो करस्पॉन्डिंग शीर्ष हो जाएंगे, जो उनके सामने की भुजाएं हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। अब कह रहा है BC की वैल्यू 16 है, यहां से लेके यहां तक का जो टोटल मान दिया हुआ है वो कितना है 16 है। साथ के साथ और क्या दिया हुआ है BD आपको कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, तो DC कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लाऊं, D BC पर है, BC की वैल्यू 16 है, BD का मान 11 है, CD का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कह रहा है AC की लंबाई बताओ, AC हमारी लंबाई कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी x। अब देखो आपको दो ट्रायंगल पकड़ने हैं और आपको इसमें दो साइड मालूम है और एक ये साइड निकालनी है, तो आपको बस इन्हीं साइड्स को पकड़ना है जो आपको मालूम है। सबसे पहले उसी साइड से स्टार्ट करो जो आपको निकालना है। ये किसके सामने है, छोटे ट्रायंगल में भी ये साइड है और बड़े ट्रायंगल में भी ये साइड है, तो यहीं से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अल्फा के सामने है छोटे ट्रायंगल में, तो अल्फा के सामने हमारा कितना हो गया x, तो अल्फा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में भाई करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है। तो अल्फा के सामने हमारा हो गया x, तो यहां पर अल्फा के सामने हमारा कितना है 16 है, तो ये हो गया 16। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में इसके अलावा कोई और साइड मालूम है, मालूम है कौन सी, ये वाली साइड मालूम है 5, किसके सामने है बीटा के सामने, तो बीटा के सामने हमारा 5 हो गया। तो बड़े ट्रायंगल में भी बीटा के सामने कितना हो गया x हो गया। तो अगर आप यहां से देखोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16 गुणे 5, x का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल ले लो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √5, 4√5 आपके सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखो इसमें टोटल 4 तरीके के सवाल बनते हैं, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर। ये आपका होल नंबर है, तो आपको बोलेगा फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसके लिए सम और इसके लिए एवरेज, एवरेज या मीन एक ही बात होती है। तो जो सम होता है वो होता है n+1/2, और इसमें n नंबर है, n से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा n+1/2। इसके बाद में फर्स्ट n ऑड नेचुरल, इसका जो सम होता है वो होता है n², और इसमें अगर n से भाग कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा n। फर्स्ट n इवन नेचुरल, इसमें होता है n+1, और इसमें अगर n से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा n+1 आ जाएगा। और यहीं पर आता है फर्स्ट n होल नंबर, इसका जो एवरेज हो जाता है वो जाता है n-1/2, और इसमें n का गुणा करेंगे तो n(n-1/2)। सब में मैंने पहले इधर लिखा बाद में इधर लिखा, इसमें पहले इधर लिखा, क्योंकि एपी के कॉन्सेप्ट से मीन निकालना ज्यादा आसान होता है और फिर उससे सम निकालना ज्यादा आसान होता है। ठीक, तो ये सारा का सारा डेटा याद रखा करो। अब जैसे यहां पर क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं का मतलब यह है कि होल नंबर की बात कर रहे हैं। होल नंबर के केस में n-1 19 और बटे में 2 कितना आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको मालूम होना चाहिए। और ये चारों पैटर्न पे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे दी गई जानकारी की माध्यिका निकालो। अब देखो अगर नंबर दिए हुए हैं तो माध्यिका निकालना बड़ा आसान है। दो बातें एक साथ हो गई। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, माध्यिका निकालने के लिए हमेशा संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है, और बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद जो बीच वाली संख्या होती है वही आपकी माध्यिका होती है। तो बीच वाली संख्या सबसे पहले तो हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। हमको यही नहीं मालूम कौन बड़ा कौन छोटा। अब देखो अगर कभी भी आपके डिनोमिनेटर बड़े आसान हो तो इन पे भाग देना आसान हो जाएगा, दशमलव में मान निकालना आसान हो जाएगा। तो हमेशा दशमलव में निकालो और बड़े आसानी से आपको आंसर मिलेगा। 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 2/7 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 2 अंक तक निकालो, आगे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। 3/4 का मतलब कितना हो जाएगा 0.75, 1/3 का मतलब हो जाएगा 0.33, 5/8 का मतलब हो जाएगा 8×6 48, और 2 बच गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब अपने को एकदम आसानी से आइडिया लग रहा है कि हमारे पास में जो भी नंबर है उनको क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अब टोटल कितनी संख्या है 5, तो बीच में कौन सी होगी तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या के लिए पहली सबसे छोटी संख्या ये आपकी होगी पहली। फिर इसके बाद में जो दूसरी संख्या है वो ये हो गई, ये आपकी हो गई दूसरी। हमको क्या चाहिए तीसरी, ये कौन सी हो गई थर्ड हो गई, और जो थर्ड है यही हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में रखने पर। तो 0.5 कहां से मिला है 1/2 से मिला है, तो इसका जो मीडियन भी आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/2। उम्मीद करते हैं कि बात को अच्छे से समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कह रहा है व्यंजक 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में 3 संख्याएं दे रखी हैं, 2, 3 और 37। और ये जो नंबर भी है बड़े स्पेशल हैं, थोड़ा सा डेटा भी याद रहेगा तभी एग्जाम में इस तरीके के सवाल बनेंगे, वरना परेशान हो जाओगे। सबसे पहले तो ये ऑड नंबर की पावर कितनी भी हो ये हमेशा क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। ये भी ऑड नंबर की पावर कितनी हो हमेशा क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। और जब दो ऑड को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? इवन मिल जाएगा। और जो इवन नंबर होता है उसमें हमेशा क्या है? 2 से भाग जाता है, तो इसमें 2 से भाग जाएगा, ये कंफर्म हो गया। अब अगला, ये जो 555 है और ये जो 777 है, 555 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 111 और इसी तरीके से 777 को लिख सकते हो 7 गुणे 111। कहने का मतलब इसमें 5 से भी भाग जाएगा, 111 से भी भाग जाएगा। कहने का मतलब यह है 111 से यहां पे भी भाग जाएगा, 111 से यहां से भी भाग जाएगा। अगर दोनों में 111 से भाग जा रहा है तो दोनों के योग में भी 111 से भाग जाएगा, दोनों के अंतर में भी 111 से भाग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारा किससे भाग जाएगा? 111 से भाग जाएगा। और जो 111 होता है ये होता है 37 गुणे 3। कहने का मतलब यह है कि इसमें 3 से भी भाग जाएगा और 37 से भी भाग जाएगा, मतलब 3 से भी भाग जाएगा, 37 से भी भाग जाएगा, तो तीनों से भाग जाएगा। कह रहा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भाई किससे किससे हमारा भाग जाएगा? किससे किससे क्या है? भाज्य है, तो तीनों से है, 1, 2 एंड 3। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 52 ताश के पत्तों के एक अच्छी तरीके से फेरबदल पैक से यादृच्छिक रूप से एक कार्ड तैयार किया जाता है, ना तो लाल कार्ड और ना ही रानी मिलने की प्रायिकता है। कह रहा है हमको लाल भी नहीं चाहिए और रानी भी नहीं चाहिए। अब देखो कार्ड्स के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। इसमें से जो 26 कार्ड होते हैं वो आपके होते हैं ब्लैक, और जो 26 कार्ड होते हैं इसमें आपके होते हैं रेड। अब दो बातें कर रहा है, एक तो लाल की बात कर रहा है और एक रानी की बात कर रहा है। तो जो ये 26 है ना, इसी 26 में 2 रानी भी रहती हैं, 2 क्वीन भी रहती हैं, और इसी 26 में 2 क्वीन भी रहती हैं। ये जो 2 क्वीन रहती हैं ये ब्लैक रहती हैं, और ये जो 2 क्वीन रहती हैं कैसी रहती हैं? रेड रहती हैं। तो अब आपको क्या नहीं चाहिए? सवाल में कह रहा है हमको लाल कार्ड नहीं चाहिए, तो लाल हटा दो। लाल कितने हैं? 26 हैं, लाल कोई भी नहीं चाहिए, ये सब हटा दिया। और साथ के साथ क्या कह रहा है? रानी भी नहीं चाहिए। तो देखो यार, ये जब 26 हटाए तो इसमें जो लाल वाली रानी थी ये तो पहले से हट गई, लेकिन 2 काली रानी अभी भी हमारे पास में, तो कह रहा है ये नहीं चाहिए, इसको भी हटा दो। तो 26 में से 2 हटा देंगे, कितने बचेंगे? 24 कार्ड बचेंगे। यही हमको चाहिए, मतलब इसमें से कोई भी एक कार्ड आ जाए। तो अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या? फेवर में कितने कार्ड्स हैं? 24, 24 में से कोई एक आ जाए, 24C1, और टोटल कितने कार्ड हैं? 52, 52 में से कोई एक कार्ड आ जाए। 24C1 24 के बराबर, 52C1 52 के बराबर। 6 4 से कट जाएगा 6 बार, 4 से कट जाएगा 13 बार, तो 6/13 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर? उम्मीद करते हैं कि बात को समझ गए होंगे। इसमें कई सारे, कभी कहता है ये हो जाए तो इसको भी ले लेते और 2 इसको भी ले लेते। ठीक, चलो। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय आधार वाले एक लंबे बेलनाकार बर्तन में अच्छी मात्रा में पानी भरा है। प्रत्येक 0.9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले इसमें डुबाए जाते हैं। कितने गोले इसमें डुबाए जाएं कि जल का स्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए? ध्यान से समझो। कह रहा है एक हमारे पास में बेलनाकार बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें हम छोटे छोटे गोले डाल रहे हैं। तो कह रहा है कितने ऐसे गोले डालें कि जो पानी का स्तर है कितना बढ़ जाए? 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए। आपको इसमें मालूम होना चाहिए जितने गोले का आयतन होगा उतना ही उठे हुए पानी का आयतन होगा। तो अगर नंबर निकालना है तो क्या करोगे? कुल आयतन में एक गोले के आयतन से क्या करोगे? भाग कर दोगे। कुल जो आयतन होगा, उठे हुए पानी का आयतन होगा, वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस हमारा कैसा है? πr²। आर की जगह पर क्या है? 18 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 18 × 18। एच सवाल में दिया है कितना है? 3 सेंटीमीटर है, πr² हो गया। ये टोटल वॉल्यूम उठा है, इसमें एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 πr³। आर का मान कितना दे रखा है? 0.9, तो 0.9 × 0.9 × 0.9। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। आप देखोगे पाई से पाई कट जाएगा। भाई 3 अंक पे दशमलव है तो 3 अंक पे दशमलव हटाओगे, यहाँ पे 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3 0 आ गए। अब बस आपको काटना बचा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे 9 से काटोगे 2 बार जाएगा, 9 से काटोगे 2 बार जाएगा। अब ये 3 और 3, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 3, ये भी 9 खत्म हो गया। क्या बच गया? 4, ये भी 4 से 4 खत्म हो गया। तो n का जो टोटल मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर। ऐसे 1000 छोटे छोटे गोले उसमें डाले। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 240 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से एक खंबे के शीर्ष और नीचे के अवसाद कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है।
कह रहा है खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से इसकी दूरी के बीच का अंतर मीटर में। खंबे की ऊंचाई द डिफरेंस इन मीटर बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा, दो चीजों का अंतर की बात कर रहा है, चलो समझ गया। खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से इसके दूरी के बीच का अंतर बताना है। देखो दो चीजें हैं, सवाल में कह रहा है कि भाई एक हमारा क्या है, पहाड़ है इस तरीके से ऊंचा, और एक हमारा क्या है, खंबा थोड़ा सा छोटा। तो कह रहा है कि अगर हम इस पहाड़ी की चोटी से इसके ऊपर और नीचे को देखते हैं तो आपको अवनमन कोण मतलब डेप्रीशिएशन एंगल दे रखे हैं। ठीक, एक आपको 30 दे रखा है, एक आपको 60 दे रखा है। कहने का मतलब ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 30, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्या दे रखा है 240 मीटर ये है, ये जो ऊंचाई है कितना है 240 मीटर। अब सवाल में क्या कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई ये इसमें, और क्या कह रहा है पहाड़ी से इसकी दूरी, खंबे की पहाड़ी से दूरी ये, कह रहा है इसके बीच का आपको अंतर बताना है कि कितना होगा। अब ध्यान से देखो, हमको ये वैल्यू निकालनी है। जब भी दो ट्रायंगल बने तो कोशिश करो कि ऐसे ट्रायंगल को लो जिसमें कॉमन साइड हो और छोटी साइड हो। जैसे इसमें ये साइड है और ये साइड है, इस वाले में क्या है ये साइड है और बड़ी साइड है, तो इसकी जो दूसरी साइड है वो इसकी साइड से बड़ी है। तो पहले कौन से ट्रायंगल को लोगे जिसका साइड छोटा होगा, तो इसको लो। इसमें क्या है ये 30 है, ये 60 है। 30 के सामने हमेशा क्या मानेंगे a, 60 के सामने क्या आ जाएगा a√3 आ जाएगा। तो अगर ये a√3 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा a√3 हो जाएगा। अब अगला केस, अब देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 के सामने जो भी हमारा होगा 60 के सामने क्या हो जाएगा उसका √3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर ये हमारा a√3 है तो इसका भी क्या हो जाएगा √3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जो टोटल लंबाई हो जाएगी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 3a हो जाएगी। अगर ये हमारा 3a हो गया, ये हमारा a हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखो आपको किसमें और किसमें डिफरेंस चाहिए, इसमें और इसमें डिफरेंस चाहिए। अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इनके बीच का जो अंतर आ जाएगा a कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 - √3। ये वैल्यू आपको चाहिए। a ब्रैकेट में 2 - √3 आपका मान होगा। अब a का मान कैसे निकलेगा, आपको मालूम है कि जो 3a की वैल्यू है किसके बराबर है 240 के बराबर है, तो a का मान कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 ब्रैकेट में 2 - √3। कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बीडी लंब है, कर्ण एसी पर। बीडी लंब है किस पे, कर्ण एसी पर। यदि एसी 9 है, एडी 4 है, तो AB प्लस BC लगभग किसके बराबर होगा। चलो भाई देख लेते क्या कहना चाह रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है जिसमें AC हमारा डायगोनल है AC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा ABC। और कह रहा है BD हमारा AC पर लंब है, तो इस पे हमने क्या कर दिया इससे लंब डाल दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर। कह रहा है AC की वैल्यू 9 है और AD 4 है, ये हमारा 4 है और पूरा 9 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कह रहा है हमको क्या निकालना है, हमको AB निकालना है और हमको BC निकालना है। प्लस में निकालना है, गुणे में नहीं। गुणे में निकालना होता तो ये फटाक से हो जाता, AB इंटू BC निकालना होता तो तुरंत आ जाता। अब देखो ये कैसे निकलेगा, कभी भी अगर कर्ण पर हम ये लंब डालते हैं BD, तो जो BD की वैल्यू हो जाती है ना वो दो तरीके से निकलती है। एक तो आपका निकलता है AB इंटू BC बटे में AC, एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है BD की जो वैल्यू होती है वो होता है AD इंटू CD। दोनों याद रहना चाहिए हमेशा। BD का मान क्या हो जाएगा 5 × 4 20, 20 का मतलब √20 हो जाएगा। अब देखो इसका मान निकालना है, तो ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री कर्ण हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 20 का स्क्वायर 20, 20 और 16 36, 36 का मतलब अंडर ले लेंगे कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 20, कितना हो जाएगा 45, √45, √45 का मतलब कितना हो जाएगा 3√5। कह रहा है इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6 + 3√5। भाई 3√5 का मान कितना होगा, √5 का मान निकालना है। देखो √5 का मान अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर के पास में लिखेंगे 4 + 1, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर रूट बड़े आसानी से आ जाएगा 2, और जो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस यहां पर आ जाएगा, फिर ये 1 यहां पर आ जाएगा और इसका जस्ट डबल यहां पर आ जाएगा 4। तो 2 + 1/4 का मतलब हो जाएगा 2.25, लगभग लगभग इतना मान आ जाएगा।
और एक अंक तक है तो आप दशमलव में एक अंक तक 2.2 या 2.3 भी लिख सकते हो। 6 + 3 × 2.3 लिख सकते हो, या कम रखो, इससे ज्यादा होगा, इससे जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। 22 × 66, 6 + 6.6, मतलब कितना आ जाएगा 12.6, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, 12.6 या इससे ज्यादा रहेगा। आप देखो 3 ऑप्शन इससे कम है, एक ही ऑप्शन है जो 12.6 के बराबर है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है x का मान है 1 - cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा किसके बराबर है? अब देखो यार, ये एग्जाम का बड़ा रिपीटेड पैटर्न है, यही सवाल एग्जाम में मतलब 5-6 बार आ चुका है, सेम ही क्वेश्चन। क्या करें सर? अरे समझ लो, तरीका समझ लो, चाहो तो याद भी कर सकते हो। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या है कि 1 + sin थीटा बटे में 1 + sin थीटा और cos थीटा को अलग कर लेंगे, तो 1 + sin थीटा बटे sin थीटा करोगे 1 आ जाएगा, माइनस cos थीटा बटे में क्या आ जाएगा 1 + sin थीटा आ जाएगा। और जैसे ये आएगा आपको क्या करना है 1 - sin थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देना है, सवाल आपका खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा ध्यान से देखो, ये हमारा आ जाएगा 1, ये 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा से कट जाएगा, कितना आ जाएगा cos थीटा, तो ये आ जाएगा 1 - sin थीटा बटे में cos थीटा। अब अगर इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो cos थीटा -1 + sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा -1 बटे में cos थीटा आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही वैल्यू यहां पर लिखी हुई है, तो कहने का मतलब ये भी x के बराबर है और ये सेम ही चीज है, ये हमारा क्या था x, और ये x को ही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी अभी किसके बराबर है x के ही तो बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा देखो, इसको एक और तरीके से भी हम लोग कर सकते थे, वैल्यू पुटिंग के कॉन्सेप्ट से कर सकते थे कि थीटा का कोई भी मान ले लो, भाई थीटा पे हमारा आंसर निर्भर नहीं करता, कहीं पे भी हमारे ऑप्शन में थीटा नहीं आ रहा, तो फिर से थीटा का कोई भी मान ले लो तो x का मान आ जाएगा, और वही थीटा का मान यहां पे रख दो तो इसका कुछ मान आ जाएगा, फिर इस x के रिस्पेक्ट में इसका क्या मान आ रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। बस समझ रहे हो? और x का ऐसा मान लेना कि सारे के सारे ऑप्शन अलग आ जाए, मतलब थीटा का ऐसा मान लेना कि ये हमारे चारों ऑप्शन अलग मिले, x का मान एक ना मिल जाए, एक मिल जाएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, आप जज नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 3600 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 121 कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है? अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट लगता है, कभी भी अगर आपको मिले a सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका जो मिनिमम मान होता है ना वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। मतलब जो यहां पर नंबर है, अगर मान लो इस तरीके से लिखा है a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, दोनों को ध्यान से देख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, √a प्लस √b इसका स्क्वायर। कई बार बुक्स में आप देखोगे ऐसा मिलेगा, अगर आप हमसे पढ़ोगे तो हम ऐसे सिखाते हैं, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस आपको समझना है कि जो भी नंबर यहां पर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो भी नंबर यहां पर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब यह है कि इसका जो मिनिमम मान होगा ये भाई या तो ये है या तो इससे बड़ा है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर। किस केस में? इस केस में, इस केस में √a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर ये हमारा नंबर दिया हुआ है और ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 60 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, तो 60 + 11 और इसका स्क्वायर, कहने का मतलब किसका स्क्वायर आ जाएगा 71 का स्क्वायर आ जाएगा। 71 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको देखो ये बात तो मालूम है जो 70 का स्क्वायर होता है कितना होता है 4900, तो 71 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, इससे तो बड़ा ही होगा ना, किससे बड़ा होगा 49 से बड़ा होगा, 4900 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 5041, तो यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। देखो मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन को करा रहा हूं ताकि अगर एग्जाम में किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन मिले तो आप उसको पकड़ के सॉल्व कर सको। कह रहा है माध्य से डेटा का माध्य विचलन क्या होगा? ये जो हमारा मीन डेविएशन होता है ना, मीन डेविएशन हमारा होता है, जो भी हमारे डेविएशन है मीन से, जो भी हमारे मीन से डेविएशन है उन सभी मानों के का एवरेज, एब्सोल्यूट मानों का एवरेज। एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि अगर चाहे -3 है चाहे 3 है, दोनों को क्या लेना है 3 लेना है। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना है, मीन कैसे निकलेगा? आप देखो 3 तो 10 है 30 हो गए, और 7 3 10 40 हो गया, और 40 और 5 4 9 कितना हो गया 49 हो गया, और टोटल कितनी संख्या है 3 3 6 1 7, तो x बार की वैल्यू मीन हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है मीन डेविएशन निकालना है, तो एब्सोल्यूट मान 7 से कोई नंबर कितना कम या ज्यादा है बस ये देखना है, 3 और 7 का अंतर 4,
10 और 7 का अंतर 3, 10 और 7 का अंतर 3, 4 और 7 का अंतर 3, 7 और 7 का अंतर 0, 10 और 7 का अंतर 3, 5 और 7 का अंतर 2, और बटे में हमारे पास में कितनी संख्या है? 7 संख्या है। अब ये जो वैल्यू हो जाएगी 3 चौक 12, 4, 16 2 18, 18 बटे 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 4 7 पना 35, 5 7 सते 49, 2.57 हमारा क्या आ जाएगा इस सवाल का सही आंसर। लगभग लगभग आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है cos थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 2 0 के बराबर है, जहां थीटा 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। तो कह रहा है cos की पावर 4 थीटा प्लस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 का मान क्या होगा। अब देखो, अगर ये सवाल पकड़ लिए तो खत्म, और नहीं पकड़ पाए तो बड़ी दिक्कत होगी। देखो, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक ये केस है जहां पर आपको ऐसा बोले साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। ये कौन कौन से हैं? रेसिप्रोकल हैं। ये रेसिप्रोकल है, मतलब अगर ये x है तो ये क्या है? 1/x। सेम ऐसा ही केस बनेगा, क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2। सेम ऐसा ही केस बन जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर। अच्छा, यहां पे दो केस बनेंगे, एक तो +2 वाला भी बनेगा और एक -2 वाला भी बनेगा, x + 1/x बराबर -2। इन सारे केसेस को मैं बता देता हूं। सारे केसेस को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर कभी भी x + 1/x 2 के बराबर है ना, तो ऐसे केस में हमेशा x का सिर्फ और सिर्फ एक ही मान आता है, एक। x की जगह पे क्या है? साइन थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1। और ये तभी होता है जब थीटा कितने पर होता है? 90 डिग्री पर होता है। इसी तरीके से cos थीटा प्लस सेक थीटा 2 के बराबर है, तो ये कब होगा? जब cos थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 होगा। और ये कब होता है? थीटा बराबर 0 डिग्री पर होता है। अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि tan थीटा प्लस कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर 1 है। और ये कब होता है? थीटा बराबर 45 डिग्री पर। देखो, इसमें दो सवाल बनते हैं, एक तो आपको वैल्यूज निकालने को बोल सकता है और एक आपको थीटा भी निकालने को बोल सकता है। तो मैंने थीटा भी बता दिया और वैल्यूज निकालना भी बता दिया। कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 2 को इस तरफ लेके जाओगे तो cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2। कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा? ये बनेगा। इसका मतलब यह है कि cos थीटा भी 1 है, सेक थीटा भी 1 है। और अगर cos थीटा और सेक थीटा दोनों को 1 रखोगे तो 1 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर। बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट किया है। कभी आपको साइन और कोसेक दे देगा, अलग अलग ऐसे दे देगा। आपको सवाल में ऐसे लिखा गया साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2। आपसे पूछेगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा, बताओ क्या है। अब बेचारा बच्चा परेशान, उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, सब कैसे निकालें? कौन सा सर, आपने कभी ऐसी कोई आइडेंटिटी ही नहीं बताई, कैसे इसको सॉल्व करें? अरे भाई, ये तो तभी है जब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 होता है। ऐसे केस में ये भी एक, ये भी एक, पावर करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, खत्म। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है डेटा का मानक विचलन निकालो। अब अगर रैंडम डेटा दिया हुआ है तो इसका जो मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है अंडर रूट सिग्मा ऑफ जो हमारे डेविएशन होते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाता है? डेविएशन के वर्गों का औसत, और उसका भी क्या है? स्क्वायर रूट। तो यहां पे भी डेविएशन निकालो, उसका वर्ग करो, सबको जोड़ो, n से भाग कर दो, और फाइनल जो वैल्यू है उसका क्या करो? स्क्वायर रूट ले लो। फिर से आपको क्या करना है? x बार हमारा क्या होता है? मीन होता है। तो मीन निकालना। आप देखो कैसे जोड़ोगे? 12 8 20 10 30 हो गया, जोड़ लो यहां से। 6 5 11, 11 9 कितना हो गया? 20 हो गया। 30 20 50, 50 और 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 63। कितनी संख्या है? 3 3 6 1 7, 7 संख्या है। कितना हो जाएगा? 9। तो ये हमारा x बार हो गया, कितना आ गया? 9। फिर से वही बात है, आपको क्या करना है? अंडर रूट के अंदर सेम वही डेविएशन निकालो, उसका वर्ग करो। 6 और 9 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 9। 5 और 9 का अंतर 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 16। 9 और 9 का अंतर 0, 13 और 9 का अंतर 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16। 12 और 9 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 9। 8 और 9 का अंतर 1, 10 और 9 का अंतर 1, और बटे में हमारे पास में कितनी संख्या है? 7। अब देखो ये 16, 9 6 15, 9 6 15, 25 25 50 2 52, 52 बटे 7, ये हमारे सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर है? अंडर रूट 52 बटे 7। अगर यहीं पर वेरिएंस पूछ लेता, विचरण, तो क्या हो जाता है? इसका स्क्वायर कर देते, 52 बटे 7 आंसर है। क्लियर? चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है वर्षा में 5 सेंटीमीटर पानी बरसता है, तो 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के जमीन में बरसे हुए पानी का आयतन क्या है? अब
कई बार क्या होता है कि जब एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम में कभी कभार बड़े यूनिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जो यूनिक क्वेश्चन रहते हैं वो बड़े जनरल आम बोलचाल की भाषा वाले से रिलेटेड कर देता है। जैसे ये हेक्टेयर, जब हम लोग बात करते हैं खेतों की तो हेक्टेयर में बात करते हैं। जब बारिश की भी बात होती है, आपने देखा होगा इतने mm बारिश हुई, इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, तो उसका मतलब क्या है? देखो, जब भी सेंटीमीटर की बात करता है कि इतने सेंटीमीटर की बारिश हुई है ना, तो इसका मतलब यह है कि किसी एक निश्चित एरिया में, जो भी हमारा एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो पानी की हाइट है ना, वो उतने सेंटीमीटर है। कहने का मतलब यह है कि ये 2 हेक्टेयर में बरसा है। अब ये 2 हेक्टेयर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये 2 हेक्टेयर हमारा कोई एरिया है, और इस एरिया में जो हमारा पानी बरसा है, जो भी हमारा पानी बरसा है, उस पानी की जो हाइट है, ये हाइट हमारी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। भाई पानी बरसता है तो पानी ऊपर तक भर जाता है, तो जो भरा हुआ पानी है उसकी ऊंचाई ही 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में जो पानी बरसा है उसकी मात्रा या उसका आयतन कैसे निकालेंगे? एरिया इंटू हाइट। भाई बेस एरिया इंटू हाइट। अब ये हेक्टेयर वाले को समझ लेते हैं कि हेक्टेयर और जो हमारा मीटर है इसमें क्या रिलेशन होता है। देखो, आपने पढ़ा होगा किलो हेक्टो डेकामीटर, किलो हेक्टो डेकामीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब यहीं से बनता है ये जो आपका हेक्टो है ना, 1 हेक्टोमीटर आपके किसके बराबर होता है? 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर के बराबर होता है। और जब हम ऐसे ही 1 हेक्टोमीटर गुणे 1 हेक्टोमीटर करते हैं तो क्या हो जाता है? 1 हेक्टोमीटर का स्क्वायर हो जाता है। और जो 1 हेक्टोमीटर का स्क्वायर होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 हेक्टेयर बोलते हैं। अब यहां पे 2 बार 1 का गुणा है, तो पहला 100 मीटर, दूसरा 100 मीटर, तो 100 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। 100 गुणे 100 करोगे तो 10,000 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? एरिया हो गया। इस एरिया में हमारा पानी बरसा है, पानी की हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो जो आयतन हो जाएगा एरिया, मतलब 10,000 गुणे में 5, मतलब कितना आ जाएगा? 50,000। सॉरी, माय मिस्टेक। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 5 और बटे में 100। फिर कुछ गड़बड़ है यार, माय मिस्टेक। एरिया हमारा 2 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर का मान हो गया इतना, 2 हेक्टेयर का मान मतलब 2 का और गुणा करो। 5 दूना 10, 10 से हमारा 1 10 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और, तभी मैं कहूं मैच क्यों नहीं कर रहा। 1000 घन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। यहां पर जो एरिया दिया हुआ था 2 हेक्टेयर दिया हुआ था। अभी मैं आपको जब समझा रहा था 1 हेक्टोमीटर मतलब 1 हेक्टेयर का मान, तो मैंने 1 हेक्टेयर लेके ही कैलकुलेट कर दिया एरिया, जबकि हमारा कितना है? 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मान 10,000, तो 2 हेक्टेयर का मान 20,000, और उसमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 बटे 100 मीटर हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 बातें समझनी थी कि हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हो कि 1 हेक्टेयर जो होता है ना, 10 की पावर 4 मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। 9,410 से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या लघुत्तम घन पूर्ण संख्या घटाई जाए कि बची हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो यार, बहुत सारी बातें, बहुत सारे आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अब इस तरीके के कितने सारे सवाल लगा रखे हैं, लगा भी रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं, और कुछ बेसिक कैलकुलेशन जो आप तैयारी के दौरान करते हो, बेसिक पढ़ते हो, उसमें आपने वो नंबर्स को पढ़ रखा है कि नहीं, वो नंबर्स आपको याद है कि नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं आपको हमेशा 90 से लेके 110 तक की जो संख्याएं होती हैं, इनका वर्ग का एक तरीका बताता हूं। तो इनके वर्ग में ये क्या आ जाएगा? 8100, और ये हमारा कितना आ जाएगा? 121 के बाद में 2 0। कहने का मतलब इसके बीच में जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, मतलब 91 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर। जैसे मैंने कहा आपको 91 का स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है, 93 का स्क्वायर निकालना है, 101 का स्क्वायर निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो तरीका होता है कि इसकी तुलना करनी होती है 100 से। 100 से कितना कम है? जैसे 100 से संख्या कम है कितनी? 9, तो इसमें हम क्या करते हैं? 9 घटा देते हैं। अगर इसमें 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 82।
और जो संख्या घटाई है 9 घटाई है तो उसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 81, इसके अंत में लगा देंगे ऐसे। मान लो जैसे यहां पर हमको निकालना है 97 का स्क्वायर, तो जो 97 का स्क्वायर होगा वो कैसे निकलेगा, 100 से ये कितना कम है, 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 97 में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 94, और 3 का स्क्वायर करेंगे 09, तो 09 कैसे लिखेंगे, मतलब 9 कैसे लिखेंगे 09 करके लिखेंगे, मतलब 2 अंकों में ही लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आखिरी में 2 अंक मिलेगा, आखिरी में 2 अंक मिलेगा, आखिरी में 2 अंक मिलेगा, वो क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो आपको क्या करना था, ये 8100 और 12100 के बीच में है, तो जैसे 4 कह रहा है क्या घटा दें, इसको घटा दो तो कितना मिलेगा 9406 मिलेगा। इसको घटाने पे क्या मिलेगा 9406, इसको घटाने पे क्या मिलेगा 9407 मिलेगा, इसको घटाने पे क्या मिलेगा 9408 मिलेगा, और इसको घटाने पर क्या मिलेगा 9409 मिलेगा। तो पहली बात तो यह है कि 2 बातें आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके अंत में 7 और 8 हो ही नहीं सकते, 2 3 7 8 ये संभव ही नहीं होते, तो ये तो आंसर ही नहीं, या तो 6 होगा या तो 9, और हमको मालूम है कि अंत में 2 डिजिट क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। एक तो ये तरीका था जिससे आप कर सकते थे, दूसरा इसका एक बेसिक मेथड भी होता है, जहां पर अगर आपको ये मान लो बात नहीं मालूम है, इस पर्टिकुलर सवाल का डेटा नहीं आता, तो बेसिक तरीके से भी आपको निकालना आना चाहिए। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, 9410 पीछे से पेयर बनाते हैं 2-2 के, क्या करते हैं जैसे हम लोग भाग देना वाला होता है ना वैसे ही करते हैं, सेम मेथड रहता है भाग देने का या फैक्टराइजेशन का। देखो कैसे करते हैं, ये किस संख्या के वर्ग के बाद में है, तो 81 के बाद में, मतलब 81 को कैसे लिखोगे, 9 गुणे 9 यहां पर आ जाएगा 81, इन 9 को जोड़ के 18 यहाँ पे साइड में लिख दोगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा 13, और ये 10 उतार दोगे। अब ध्यान से मेरी बात को समझना है, आपको क्या करना है, एक संख्या यहां पर लिखनी है और वही संख्या यहां पर लिखनी है, तो ये एक पूरी संख्या बन जाएगी, इसमें इसका गुणा करके इसके नीचे लिखना है, और ऐसे ये x लेना है कि जो संख्या लिखोगे इससे जस्ट छोटा रहे, जैसे भाग देने में जस्ट छोटा भाग देते तो वही सेम किस संख्या से भाग जाएगा। देखो अगर 18 सत्ते 126 होता है तो 7 तक जा सकता है, लगभग लगभग 7 नहीं जाएगा तो 6 लिखेंगे, 8 7 ले लिया, 7 सत्ते कितना आ जाएगा 49, 7 8 56, 56 4 कितना हो जाएगा 60, 7 1 7, 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना बच गया 1 बच गया। तो ये जो 1 बच गया है, अगर यही 1 नहीं बचता, यही हमारा क्या है 1 नहीं बचता, तो जो पहली बार नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे 9 लिखा है तो आपका पहली संख्या 9 आती, यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ पे 7 आता और इसका स्क्वायर आता, तो 97 का स्क्वायर आता कितना आता, इसमें से 1 जो बच गया इसको घटा दो 9409, तो हमने क्या घटाया है 1 घटाया, जो बच गया है बस वही घटाते। जैसे हमारा भाग देने पर रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर जैसे हमारा क्या है 45 में अगर हम 7 से भाग कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है 3, तो हम क्या करें, अगर इसमें से हम 3 घटा दें, 45 में से 3 घटा दें तो हमारा 42 आता है, और 42 में क्या है 7 से हमारा भाग चला जाता है। वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो रिमाइंडर है उसको हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो बेसिक तरीका भी आपको आना चाहिए और इस तरीके के शॉर्ट अप्रोचेस भी आने चाहिए, जिससे आप एग्जाम में सवाल को जल्दी से सॉल्व कर सको। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, फाई हमारा इसका सबसेट है, फाई हमारा इसका एलिमेंट है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, आंसर हमारा यहीं पर होगा, फाई हमारा इसका एलिमेंट है कि नहीं है, और फाई हमारा इसके बराबर वाला तो नहीं है, ये तो ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे ए कहा मैंने 1,2 है, या मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं a,b है, तो ये हम सेट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, इस तरीके से कि एलिमेंट ए के अंदर है। और अगर ऐसा है तो जो भी हमारा एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता। अगर ये हमारा एलिमेंट है तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। इसी तरीके से इसका उल्टा भी है कि अगर कोई चीज सबसेट है तो वो उसका एलिमेंट नहीं हो सकती। जैसे लेट्स से सपोज करो कि हमारे पास में एक सेट है 1,2, ये हमारा एक सेट है ए, और इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होगा, एक हमारा 5 होगा, एक हमारा 1 होगा, एक हमारा 2 होगा, एक हमारा 1,2 होगा। ये हमारे क्या है, सबसेट हैं। कहने का मतलब अगर आपने ऐसे कहा कि एक हमारा सबसेट है, किसका है, ए का, तो अगर ये इसका सबसेट है तो कभी ये इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करेगा तो ये नहीं हो सकता। अगर एलिमेंट है तो सबसेट नहीं होगा, और अगर सबसेट है तो एलिमेंट नहीं होगा। एक ही चीज हो सकता है,
दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकते। तो यही मैंने यहाँ पे बताया कि कह रहे यही चीज इसका सबसेट है या इस ऑप्शन में, और यही चीज इसका एलिमेंट है, तो दो में से एक सही होगा, एक गलत हो जाएगा। तो नीचे के दो को छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो फाई, यहां पर कहीं फाई दिख रहा है? कई सारे बच्चे कहेंगे सर ये फाई है। नहीं नहीं, फाई नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट है। कॉमा के पहले जितना नंबर लिखा है वो एक एलिमेंट है, कॉमा के बाद जितना नंबर लिखा है वो एक एलिमेंट है। तो फाई अलग से नहीं है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, दो गलत हो गए। यहां पे भी देखो ये जो हमारा नंबर है ये इसका एलिमेंट है। हाँ सर एलिमेंट है। अगर एलिमेंट है तो सबसेट होगा, नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जो एलिमेंट है भाई, जो अंदर दिख रहा है, सेम एग्जैक्टली यही चीज यहां पे दिखा रहा है कि ये इसके अंदर है कि नहीं, तो है इसके अंदर। ई हमारा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये है कि वो सेट के अंदर है। ये सेट मतलब बाहर वाला, इसके अंदर जो एग्जैक्टली लिखा है हाँ है। करली ब्रेसेस के अंदर फाइव, करली ब्रेसेस के अंदर फाइव यहां पे लिखा हुआ है, देखो इसके बाद कॉमा लगा हुआ, ये एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट यहां पे लिखा। बात समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं। अगर कोई चीज एलिमेंट है तो वो सबसेट नहीं होगा, और कोई चीज अगर सबसेट है तो वो एलिमेंट नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है एपी में ए एम एन एम प्लस एन और ए एम माइनस एन किसके बराबर? मतलब अब कई बार क्या है कि ऐसे जनरल नोटेशन आ जाते हैं। जनरल नोटेशन क्या कहोगे इसको? स्टैंडर्ड नोटेशन कहोगे। स्टैंडर्ड नोटेशन आ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कहना क्या चाह रहा है। A1 हमारा पहला टर्म होता है, A2 हमारा दूसरा टर्म होता है, A3 हमारा तीसरा टर्म होता है। तो ये हमारा A प्लस एम प्लस एनवा टर्म है, ये M माइनस एनवा टर्म है। तो अगर ये M प्लस एनवा टर्म है, वो M माइनस एनवा टर्म है, तो पहले टर्म को A मान लो और कॉमन डिफरेंस को D मान लो और टोटल वैल्यू निकाल लो। तो A M प्लस वन हो जाएगा A M प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और जो वो हो जाएगा वो हो जाएगा A M प्लस M माइनस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो A यहां पे भी है, A यहां पे भी है। A और A मिलके कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा, और दोनों में D कॉमन आ जाएगा, तो प्लस n से माइनस n खत्म हो जाएगा। कितना मिलेगा आपको? 2m माइनस का 2 इंटू में D। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, 2 कॉमन आ जाएगा। क्या मिल जाएगा? A प्लस, सॉरी यहाँ पे एक और टर्म बच गया, 2m प्लस, नहीं सही है, 2m, n तो कट गया ना, 2 बचा था, सही लिखा था मैंने। 2 कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा? m माइनस वन इंटू डी। और ये जो हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये हमारा लिखा हुआ है ए एम, एमवा पद। भाई ए प्लस एम माइनस वन डी क्या हो जाएगा? एमवा पद हो जाएगा। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 2am के बराबर, 2am, 2am। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है अल्फा बीटा, जिसमें अल्फा हमारा बीटा से बड़ा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0 के मूल है। तो कह रहा है अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 का मान क्या होगा? अब देखो अगर अल्फा आपका बीटा से बड़ा है तो निगेटिव वैल्यूज तो नहीं आएंगी। जाहिर सी बात है, जो बड़ा है उसकी पावर 4 ज्यादा बड़ा होगा, जो छोटा उसकी पावर 4 ज्यादा छोटा होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब देखो यहां से सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर मान लो कोई भी हमारा द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा कॉमा बीटा। तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। और फिर इसके हिसाब से हम अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू मालूम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहां से फिर हम लोग अल्फा और बीटा को यूटिलाइज करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कभी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16 बराबर 0। कहने का मतलब यह है कि क्या इसको हम सॉल्व करके डायरेक्टली अल्फा और बीटा का मान नहीं निकाल सकते? मैंने आपको क्वाड्रेटिक का जब सेशन कराया था, वन सेशन में, वन शॉट में रिवीजन कराया था, तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। अब जैसे इसको आपको 2 नंबर में तोड़ना है जिसका गुणनफल 16 हो, तो एक हो जाएगा -8 और एक हो जाएगा -2। तो x का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, एक 8 आ जाएगा 2। जो बड़ा वाला रूट है वो अल्फा हो जाएगा, जो छोटा वाला रूट है वो बीटा हो जाएगा। कह रहा है अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 का मान बताना है, मतलब 8 की पावर 4 और -2 की पावर 4 का मान बताना है। अब इसमें सबसे पहले तो यह है कि अगर 8 की पावर 4 का नहीं मान मालूम है तो कैसे करोगे? इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये लगा दो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ जाएंगे तो 68 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में दोनों घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब गुणा करना बहुत आसान है, 0 6 8 48, 6 6 के 36, 4 कितना आ जाएगा 40, 40 80 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये प्रोसेस हम लोग तब करते हैं जब ये क्वाड्रेटिक हमारा सॉल्व नहीं होता, या इरेशनल रूट्स आते हैं, या फ्रैक्शन में रूट्स आते हैं, तब ये वाला जो तरीका होता है वो ज्यादा आसान करता है। जब हमारे आसान सिंपल रूट्स आ जाए तो ये वाला तरीका ज्यादा आसान करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीकों को समझ गए होंगे, और जो इस सवाल के लिए तरीका है उसको मैंने कैसे अप्लाई किया है ये भी समझ। चलो आज के सेट का आखिरी सवाल है, कह रहा है कक्षा में n छात्र हैं जिसमें से छात्र P और Q भी शामिल हैं, मतलब टोटल n है, उसी के अंदर P और Q है, मतलब P और Q को मिला के टोटल n छात्र हैं। कह रहा है यदि सीटें यादृच्छिक रूप से निर्धारित की गई हैं तो क्या प्रायिकता है कि P और Q एक साथ बैठे हैं। अब जैसे किसी रूम में बैठाना है, किसी लाइन में बैठाना है, कई सारे लोगों को बैठाला जा रहा है और पूछा जा रहा है कि P और Q साथ में बैठे, इसकी प्रायिकता क्या है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जिनको साथ में बैठाना है उनको रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखते हैं, P और Q को साथ में बैठा लेंगे तो ऐसा हो सकता है भाई, जैसे आप क्लास में बैठते हो तो वहां पे पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, नंबरिंग का भी बड़ा खेल रहता है। तो पहले P है बाद में Q है, पहले Q है बाद में P है, इससे भी फर्क पड़ेगा। ये हमारे दो केस बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे परमुटेशन का केस बन रहा है, और अगर n लोग हैं तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल n तरीके होंगे। तो ये तो हमारा हो गया टोटल तरीका। अब फेवर में कितने तरीके हैं भाई, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस हमको मालूम चल गया n फैक्टोरियल है, फेवरेबल केस कैसे निकालोगे। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, P और Q को एक रस्सी से बांध देंगे, और जैसे P और Q को रस्सी से बांध देंगे तो ये हमारे पास में क्या है, दो की जगह पे एक लोग हो जाएंगे। और अगर दो की जगह पे एक हो गया मतलब एक कम हो गया, मतलब टोटल में से क्या हो जाएंगे, एक कम हो जाएंगे। अब हमारे पास में कितने लोग बचे हैं, n-1 लोग बचे हैं। तो n-1 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, n-1 तरीके हो जाएंगे। लेकिन ये दो लोग को जो रस्सी से बांधा है ना, तो इनको भी आपस में इस तरीके से कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब n-1 लोगों को इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो दो लोग हैं उनको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो जितने भी तरीके टोटल होंगे वो इन दोनों को गुणा करने से मिलेंगे। तो ये हमारे फेवरेबल केस हो गए, ये हमारे टोटल केस हो गए, और यही हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए कि जो हमारा फैक्टोरियल n होता है उसको आप ऐसे भी लिखते हो, ऐसे भी लिखते हो, और ये होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 4 n-1 इंटू। अब अगर ये हमारा n फैक्टोरियल के बराबर है तो ये हमारा किसके बराबर है, n-1 फैक्टोरियल के बराबर है। तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल के। तो यहां पर यही लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं, n गुणे n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2/n। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2/n। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने इसको बता दिया कैसे करना है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो हमारे आज के सेट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आप सारे के सारे बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए, और आपको साथ के साथ ये भी देखना है कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके गलत हुए हैं। और जो गलत हुए हैं उनको सारे के सारे बच्चे एक अलग से कॉपी बनाइएगा, उसमें नोट करिएगा, उनके कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करिएगा, तो ताकि जो चीजें आपको नहीं मालूम है धीरे धीरे वो भी मालूम चलती चली जाए, आपका प्रैक्टिस भी होता रहे और आपका नॉलेज भी इंप्रूव होता रहे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा, लेवल कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिर और जो ये हमारी क्लास का सोल्यूशन पीडीएफ है इसको भी मैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से टेलीग्राम चैनल, इस पर डाल दूंगा। आप यहां से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके अपने पास में नोट्स के फॉर्म में रख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे अगले सैंपल पेपर के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।